Very good evening, friends. Before we embark upon the journey of liquidation, I would like to take you through this Regulation 39, which talks of approval of resolution plan. So what it says, this is just I am reading from the bare copy of the regulations. It must be already available with you. So this is regarding approval of resolution plan. What it says, a prospective resolution applicant. So prospective means he has not yet been selected. He is just like a prospective bridegroom. लड़की के लिए लड़का देखते हैं ना आप, तो 4 लड़के देखते हैं, उनमें से एक ये है prospective resolution applicant in the final list. इसको short list कर लिया. May submit resolution plan or plans prepared in accordance with the code and these regulations to the resolution professional electronically. यहाँ पर क्या लिखा है? Electronically लिखा है. यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है भाई इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकता है या क्या हैंड रिटन भी दे सकता है या फिजिकल कॉपी भी दे सकता है. तो व्हाट इज रिटन इज इलेक्ट्रॉनिकली, जस्ट टू सेव टाइम विद इन द टाइम गिवन इन द रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स अंडर रेगुलेशन 36B. तो व्हाट इज रिटन इन 36B? 36B भी देख लीजिए एक बार. 36B इसके ऊपर ही होगा. 36B क्या बोलता है? अब ये है जी 36B. 36B में ये सारी बात करता है कि द रेजोल्यूशन प्रोविजनल चाइल्ड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इवैल्यूएशन मैट्रिक्स वगैरह. ठीक है. और मिनिमम इसको 30 डेज का टाइम दिया है तो सबमिट रेजोल्यूशन प्लान. ठीक है. ये मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है एंड आई मस्ट कवर इट, तो मैंने कहा लिक्विडेशन से पहले इसको कवर कर लेते हैं. सो व्हाट इट सेज कि a prospective resolution applicant in the final list may submit resolution plan or plans prepared in accordance with the code and these regulations to the resolution professional electronically within the time given in the request for resolution plans under regulation 36B. उसके बाद साथ में क्या देना है? एक तो एफिडेविट देना है that okay I am eligible under 29A. एक देनी है अंडरटेकिंग. क्या देनी है? अंडरटेकिंग में ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन या जो रिकॉर्ड्स में दे रहा हूं इन अकॉर्डिंग इट इज ट्रू एंड करेक्ट. ठीक है. एंड डिस्कवरी ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड विल रेंडर द एप्लीकेंट इनएलिजिबल टू कंटिन्यू. ठीक है. मेरी भाई आप रिफंडेबल डिपॉजिट जो लिए वो भी फॉरफिट कर सकते हो अगर कोई गलती पाई गई और कोई पिनल एक्शन के लिए भी मैं लायबल. ठीक है. A resolution plan which does not comply with the provisions of sub regulation 1 shall be rejected. मान लो किसी ने एफिडेविट ही नहीं दिया, किसी ने ये अंडरटेकिंग ही नहीं दी कि भाई ट्रू एंड करेक्ट है, तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा. ठीक है. आगे the resolution professional shall submit to the committee all resolution plans which ये कल क्वेश्चन आया था कि भाई सारे प्लान्स देगा या जो कंप्लाई करते हैं वो देगा. ठीक है ना. एक रेगुलेशन में कुछ लिखा है दूसरे में कुछ लिखा है, तो उसका जवाब भी हमने दे ही दिया था. The resolution professional shall submit to the committee all resolution plan. यहाँ पर क्या लिखा है? all resolution plan. चाहे वो selected है या नहीं है, जो भी comply करते हैं, which comply with the requirements of the code. हाँ जी. Which comply, विवेक मिश्रा जी म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने को. हाँ जी. Which comply with the requirements of the code and regulations made thereunder, along with the details of the following transactions, if any observed, found or determined by him. ठीक है. तो इसमें तीनों चीजें आ गई. क्या क्या आ गया? जो रिगार्डिंग पीयूएफई ट्रांजैक्शन है, प्रेफरेंशियल, अंडरवैल्यूड, एक्सटॉर्शनेट या फ्रॉडलेंट, ऑब्जर्व्ड अलग है, फाउंड अलग है, डिटरमिन्ड अलग है. ठीक है. सबसे पहले क्या करना होता है? उसको ही हैज टू मेक अप हिज माइंड 115 डेज में कि इट्स अ पीयूएफई ट्रांजैक्शन. देन ही हैज टू मेक अ डिटरमिनेशन and then he has to file an application within कितना है वो 135 डेज है शायद, है ना? ऐसा ही कुछ है. 135. हाँ ठीक है ना जी. हाँ 75, 115, 135 ऐसे है ना. ये तीन टाइमलाइंस है, वो देख लीजिएगा आप. हाँ सर ऐसे ही. हाँ. द कमिटी, अब धीरे धीरे मुझे भी याद होने लग गया आपके साथ साथ. द कमिटी शैल इवेल्युएट द रेजोल्यूशन प्लान्स रिसीव्ड अंडर सब रेगुलेशन 2 as per evaluation matrix. Regarding evaluation matrix मैंने थोड़ा सा brief reference कल आपको दिया था कि evaluation matrix is basically a matrix
विच कंटेन्स वेरियस क्राइटेरियन। ठीक है, उसमें कुछ क्वालिटेटिव क्राइटेरिया रहता है, कुछ क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया रहता है। आई विल गिव एन एग्जांपल्स आल्सो कि भाई अप फ्रंट कितना पैसा दे रहा है, परफॉर्मेंस गारंटी दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, ये सब चीजें। उसके बाद रिकॉर्ड इट्स deliberations ऑन द feasibility एंड viability ऑफ ईच रेजोल्यूशन प्लान। अब ये हर एक के बारे में लिखेंगे, अपनी जो उनका डिस्कशन हुआ कि फिजिबल कौन सा है और वायबल कौन सा है। इसका मतलब वो उस पर दे हैव अप्लाइड देयर माइंड ऑन ईच एंड एवरी रेजोल्यूशन प्लान। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बाद में जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाता है तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता जी मेरे रेजोल्यूशन प्लान पे तो ध्यान ही नहीं दिया, मेरा तो सबसे बढ़िया प्लान था। वोट ऑन ऑल सच रेजोल्यूशन प्लान्स साइमल्टेनियसली। सब पर साइमल्टेनियसली वोट करना है। साइमल्टेनियसली वोट का क्या मतलब है? साइमल्टेनियसली मतलब जैसे 4 प्लान्स हैं, ठीक है ना, तो वो ये बता देगा कि भाई देखो ऐसा भी हो सकता है एक आदमी कह दे जी मैं 1 और 2 के साथ एग्री कर, 1 और 2 मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक है। दूसरा आदमी कह सकता है जी मेरे हिसाब से चारों ठीक है। एक आदमी कह सकता है मेरे हिसाब से कोई भी ठीक नहीं है। साइमल्टेनियसली का मतलब ये है एक से ज्यादा प्लान के लिए भी एक आदमी अप्रूवल दे सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक आदमी कहते हैं जी ये 4 जो आए हैं 4 में से 2 मुझे ठीक लग रहे हैं, अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज के हिसाब से होगा, वो हम आगे देखेंगे। Where only one resolution plan is put to vote, it shall be considered approved if it receives the requisite vote। अगर एक ही प्लान आया और उसमें रिक्विजिट वोट्स आ गए, रिक्विजिट वोट्स कितने? 66%। अब अगर 2 या ज्यादा रेजोल्यूशन प्लान आ गए, दे आर पुट टू वोट साइमल्टेनियसली, तो उस केस में क्या होगा? द रेजोल्यूशन प्लान विच रिसीव द हाईएस्ट वोट्स बट नॉट लेस देन द रिक्विजिट वोट शैल बी कंसिडर्ड। देखो 66 से कम पे तो अप्रूव होगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन जिसमें हाईएस्ट आ गए तो वो हो जाएगा। अब मान लो 2 प्लान आए, एक में 55 मिले, एक में 60 मिले, 66 तो किसी को नहीं मिला, ठीक है ना। तो जब 66 नहीं मिला तो कोई प्लान अप्रूव ही नहीं हुआ। नो प्लान इज अप्रूव्ड एज नाइदर ऑफ द प्लान्स रिसीव्ड रिक्विजिट वोट्स। द कमिटी शैल वोट अगेन ऑन प्लान बी। तो अब इनमें से जो 2 हायर लग रहे हैं, भाई 4 लड़के आए लड़की की सिलेक्शन में, ठीक है ना। अब 4 में से वो कह रही है कि भाई ये थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे, बी वाला, तो इस पे कहते हैं दोबारा वोटिंग करा लो। No plan is approved as neither of the plans received requisite. The committee shall vote again on plan B, which received the higher votes, subject to the timelines under the code। क्योंकि देखो प्लान आ चुके हैं, ठीक है, जो प्लान आने थे पब्लिक अनाउंसमेंट हो चुकी, प्लान्स आ चुके, सब चीजें हो चुकी। अब ये नहीं कि हम सोचेंगे और प्लान्स आएंगे या हम और मंगवा लें, ठीक है। जितने भी टाइम विद इन टाइम पीरियड आ गए उतने ही, उसके बाद में अगर कोई आएगा तो भी एंटरटेन नहीं होगा, ठीक है। आगे अब एक में क्या हुआ? अब एक इसमें दूसरी सिचुएशन में क्या है कि प्लान ए को मिले 70, दूसरे को मिले 75, तो ये प्लान बी अप्रूव हो जाएगा। अब मान लो दोनों को मिल गया 75, तो क्या होगा? द कमिटी शैल अप्रूव आइदर प्लान ए और प्लान बी एज पर द टाई ब्रेकर फार्मूला अनाउंस बिफोर वोटिंग। तो टाई ब्रेकर फार्मूला अनाउंस कर देते हैं बिफोर वोटिंग, तो उसमें ये हो जाता है। The resolution professional shall endeavor to submit the resolution plan approved by the committee to the adjudicating authority at least 15 days। endeavor लिखा है, endeavor मतलब कोशिश करेंगे, हो सकता है ये टाइमलाइन नहीं मीट हो, ठीक है। वो कहता है जी कम से कम जो सीआईआरपी का पीरियड है 180 डेज का पीरियड है, उससे 15 दिन पहले आप यू ट्राई टू सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान अलॉन्ग विद ए कंप्लायंस सर्टिफिकेट। ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट क्या है? कंप्लायंस सर्टिफिकेट में यही लिखा है कि भैया ये प्लान कंप्लायंट है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। फॉर्म ये फॉर्म एच में आप देख सकते हो ऑफ द शेड्यूल एंड द एविडेंस ऑफ रिसीट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रिक्वायर्ड अंडर सब रेगुलेशन 4A ऑफ रेगुलेशन 36B, ठीक है। अब इसकी कॉपी भेज देगा किसको? ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्रूविंग और रिजेक्टिंग रेजोल्यूशन प्लान टू द पार्टिसिपेंट्स एंड द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसको भी और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को ये कॉपी भेज देगा। पार्टिसिपेंट्स का क्या मतलब है यहाँ? पार्टिसिपेंट्स का मेरे हिसाब से मतलब यहाँ पर अगर हम कॉमन सेंस से देखें तो जो भी पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सीओसी हैं उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। और जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उनको भी भेज देगा। और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का मतलब यहाँ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स भी है, अगर एक से ज्यादा। वो क्या आप कहने लगो जी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट क्यों लिखा? तो एप्लीकेंट सिंगल, सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल प्लूरल, जिनका ठीक है। जिनका प्लान रिजेक्ट हो गया उनको भी भेजी जाएगी ना ये हाँ कॉपी? बिल्कुल बिल्कुल भेजेंगे डेफिनेटली। हाँ उनको वो इसीलिए भेजना जरूरी है क्योंकि
ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है ना, कल को वो चैलेंज भी कर सकता है, इसके लिए अपील का भी है ना कि भाई जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का डिसीजन है उसके अगेंस्ट में अपील भी हो सकती है। ए प्रोविजन इन ए रेजोल्यूशन प्लान which would otherwise require the consent of the members or partners of the corporate debtor, ठीक है, ये तो सिंपल है। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में मेमोरेंडम वगैरह में लिखा है कि भाई आप अपनी कंपनी को बेचोगे, खरीदोगे, उसके लिए आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मान लिया जाएगा कि वो अप्रूवल हो गई अगर प्लान आपका अप्रूव हो गया फ्रॉम द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। नो प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द आईआरपी और आरपी एज द केस में बी फॉर एनी एक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर प्रायर टू द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट कौन सी होती है हमारी? ये होती है डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो उससे पहले के कोई भी एक्शन होंगे तो उसके लिए आईआरपी या आरपी जिम्मेदार नहीं होगा। नेचुरली वो आया ही नहीं था उस टाइम, पिक्चर में नहीं था, ठीक है। अगला है ए पर्सन इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंड ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर आफ्टर रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय द adjudicating authority may make an application to the adjudicating authority for an order seeking the assistance of the local district administration in implementing the terms of a resolution plan। क्या होता है, कई बार ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ जाती है, मान लो भाई उसमें वर्कर्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो डिसीजन है, मान लो वहां पर कोई दंगा हो जाए, ठीक है ना, वो कहते हैं जी इस कंपनी को इसके साथ मिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो भी प्लान में अप्रूव हुआ, ठीक है ना। तो उस केस लिए अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है तो वो जो यहाँ पर, क्योंकि रेजोल्यूशन हो चुका है, ठीक है, तो रेजोल्यूशन होने में क्या हुआ कि जो इंचार्ज ऑफ मैनेजमेंट है, सीआईआरपी के बाद इसकी पावर खत्म, जो आरपी की, तो जो भी इंचार्ज ऑफ मैनेजमेंट है या जो कंट्रोल ऑफ बिजनेस है, आफ्टर रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एप्लीकेशन देगा कि भाई मुझे असिस्टेंस दो। A creditor who is aggrieved by non-implementation of a resolution plan approved। कुकरेजा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, ये पॉइंट जो था, पॉइंट नंबर 8, हाँ। इसमें जो नया रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसका जो पर्सन इन चार्ज मैनेजमेंट वो होगा, एम आई करेक्ट? भाई देखिए ऐसा है, इन्होंने देखो इसीलिए ना बड़ा इसको ओपन रखा है। ओपन इसलिए रखा है कि अभी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो जो भी इंचार्ज ऑफ मैनेजमेंट या कंट्रोल ऑफ बिजनेस है उसने इस बात को खोला नहीं है, क्योंकि कंपनी लिक्विडेट तो हुई नहीं। जब कंपनी लिक्विडेट नहीं हुई तो उसकी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी तो मेंटेन्ड है कंपनी की। तो जो भी उसका इंचार्ज मैनेजमेंट या कंट्रोल में है तो वो एप्लीकेशन देगा उसको। क्योंकि सर मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही सीआरपी स्टार्ट होता है तो जो भी मैनेजमेंट कंट्रोल, उनके सारे पावर्स जो हैं वो ये हो जाते हैं, राइट? बिल्कुल दे ठीक है, डोंट हैव। बिल्कुल ठीक है, हाँ हाँ, हाँ। बट लेकिन यहाँ ऐसा ना, पे अब तो सीआईआरपी खत्म हो गया ना, अब तो खत्म हो गया। सीआईआरपी खत्म हाँ, हो गया, अब तो सीआईआरपी है नहीं। करेक्ट। वैसे ये लिखा हुआ है आगे एक जगह, शायद 29 में, 28 में है या 27 में, कि कोई सीआरपी बात नहीं, कंप्लीट इस होने के क्वेश्चन को बाद यही पार्क करते हैं, इस क्वेश्चन को ग्रुप चलेगा। में डिस्कस करेंगे श्योर, वैसे। श्योर सर। A creditor who is aggrieved by non-implementation of a resolution plan approved under subsection 1 of section 31 may apply to the adjudicating authority for directions। अब रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो चुका लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। रेजोल्यूशन प्लान में लिखा था ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को मैं इतने पैसे दे दूंगा, मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर को इतने पैसे दे दूंगा, दिया कुछ नहीं, ठीक है। तो जो क्रेडिटर है जिसने पैसे लेने थे, जो एग्रीव्ड है बाय नॉन इम्प्लीमेंटेशन, नॉन इम्प्लीमेंटेशन मतलब अप्रूव हो चुका लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को के पास जाएगा। हाँ जी। 39 टॉक्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। द आईआरपी और आरपी ये क्या करेगा, फिजिकल भी और इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी, रिलेटेड टू सीआईआरपी रेजोल्यूशन प्रोसेस ये करेगा एज में बी कम्युनिकेटेड। तो जो रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल है, तो रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल क्या कहता है, इसमें 3 साल और 8 साल का पीरियड आता है सोनी जी, कैसे कैसे पीरियड आता है इसमें? 2 जगह पीरियड आता है, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो हाँ जो सर, रिकॉर्ड इसके लिए रिटेंशन 3 साल है, इसके लिए सर 3 इसमें साल, यह है कि इसके लिए हाँ, ये 3 साल। कंप्लीट होने के हाँ 2 8 जगह साल इसमें पीरियड आता है, बाद एक तक जगह का। 3 साल है और एक जगह 8 साल है, ठीक है। हाँ। तो ये इसमें 3 साल है। आगे चलते हैं, मीटिंग लिक्विडेशन कॉस्ट। While approving
हाँ जी, meeting liquidation cost while approving a resolution plan under subsection 4 of section 30 or deciding to liquidate the corporate debtor under subsection 2 of section 33, the committee may make a best estimate of the amount required to meet liquidation costs in consultation with the resolution professional in the event an order for liquidation is passed under section 33. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई जब रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो रहा है या कमेटी डिसाइड कर रही है भाई लिक्विडेट करेंगे, तो वो कहते हैं कि भाई लिक्विडेशन कॉस्ट क्या होगी वो भी अभी डिसाइड कर लो। आरपी को कह देंगे, अभी आरपी लिक्विडेटर बना नहीं है, तो आरपी को कह देंगे भाई अगर आप लिक्विडेटर बनोगे तो आप कितने पैसे लोगे आप भी बता दो। ठीक है, अल्टीमेटली ये चीज दोबारा डिस्कस होगी विद स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी इन केस ऑफ लिक्विडेशन, लेकिन यहाँ पर लिक्विडेशन का भी आइडिया ले लिया जाता उससे। The committee shall make a best estimate of the value of the liquid assets available. एक मिनट, हाँ जी, the committee shall make a best estimate of the value of the liquid assets available to meet the liquidation costs as estimated in sub regulation 1. तो जो वैल्यू ऑफ लिक्विड एसेट्स है उसका भी एस्टिमेट कर लेगी। होता क्या है, लिक्विडेशन होने वाला है, कंपनी के पास वो कह देता है जी ऐसा मैं तो 5 लाख रुपए महीने लूंगा। ठीक है, 1 साल तक लिक्विडेशन चलता है, 1 साल में उसके पैसे हो गए 60 लाख रुपए, कंपनी के अकाउंट में पड़े हैं 50,000 रुपए। ठीक है, तो अब क्या करें? तो लिक्विड एसेट्स का भी एस्टिमेट हो गया, कॉस्ट का भी एस्टिमेट हो गया, और अपनी जेब में कितने पैसे पड़े हैं वो भी एस्टिमेट हो गया। तीसरा, अब where the estimated value of the liquidity assets is less than the estimated liquidation cost. ठीक है, कॉस्ट ज्यादा है, अपनी जेब में जो पैसे पड़े हैं वो कम है। The committee shall approve a plan providing for contribution for meeting the difference between the two. उन्होंने कहा भाई ऐसा है, ये जिन जिन लोगों ने पैसे लेने हैं, जो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर सब मिलके पैसे मिलाओ, ठीक है, बाद में तुम्हें दे देंगे। The resolution professional shall submit the plan approved under sub regulation 3 to the adjudicating authority while filing the approval or decision of the committee under section 30 or section 33 as the case may be. तो ये जो प्लान है भाई ऐसे है, हमारे पास मिलोट पैसे कम है, ठीक है ना, लिक्विडेशन कॉस्ट ज्यादा आ रही है, लिक्विड एसेट्स कम है, तो इन लोगों ने ये कहा जी हम पैसे मिला देंगे, ये भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बता देंगे। ठीक है, explanation for the purpose of this regulation, liquidation costs shall have the same meaning as assigned to it in clause EA of sub regulation 1 of regulation 2 of the ये liquidation process regulations। ठीक है, अभी हम CIRP regulations पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद assessment of sale as a going concern, तो assessment of sale as a going concern पढ़ने से पहले मेरे हिसाब से अब हम दोबारा कोड पर चलते हैं। ठीक है जी, ये कोड वाली मेरी पीपीटी नजर आ रही है नहीं? मैं न्यू शेयर करता हूँ। आ रही है ना बेयर कोड? ठीक है जी, हाँ, तो बेयर कोड में अब हम चलते हैं सेक्शन 33 पर। आज आप ना थोड़ा मेरे को पहले अलाउ करना बोलने का, उसके बाद में फिर आप क्वेश्चन आंसर करना, तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा। हाँ जी, तो ये हो गया जी हमारा लिक्विडेशन प्रोसेस। ठीक है जी, अब लिक्विडेशन प्रोसेस क्या है? इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन। अब जितना जो हमें पता है CIRP में पीरियड है, कितना पीरियड है? 180 का, या फिर 180 में एक्सटेंशन मिल सकती है। तो वो कहता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द IRP पीरियड और मैक्सिमम पीरियड परमिटेड, मतलब 180 के बाद हो सकता है 90 डेज की एक्सटेंशन दी हो। 90 डेज पहले भी मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं 90 डेज ही हो सकता, 40 डेज दे, 60 डेज दे, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन दी डॉक्यूमेंट सबमिटेड। तो 180 या जो भी एक्सटेंडेड पीरियड है वो उससे पहले, या जो फास्ट ट्रैक प्रोसेस में जो पीरियड है, कोई रेजोल्यूशन प्लान आता ही नहीं, या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिजेक्ट कर देती है, तो 33 में जो एक्टिंग पर्सन है जिसने एक्शन लेना है वो कौन है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो या तो ऐसा हो सकता है कि कोई प्लान आए नहीं, या फिर प्लान आए, सबमिट हुआ और वो रिजेक्ट कर दिया,
क्योंकि वो नॉन कंप्लायंस है ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स की कहाँ दी हुई है, वो सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 में हमने पढ़ा था। ठीक है, कि भाई कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ फलाना ढिमकाना, इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, कई कंडीशंस थी ना उसमें। तो वो क्या करेगा, ये ऑर्डर पास कर देगा कि भैया इसको लिक्विडेट करो, और एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर दो कि भाई ये लिक्विडेशन में है। रिक्वायर सच ऑर्डर टू बी सेंट टू द अथॉरिटी विद विच द कॉर्पोरेट डेटर इज रजिस्टर्ड। ये एमसीए में रजिस्टर्ड है, एमसीए को भी कॉपी भेज दो। Where the resolution professional at any time during the corporate insolvency resolution process, but before confirmation of resolution plan। अब इसमें क्या है, CIRP चल रही है, अभी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ, तो पहली सिचुएशन तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की कोर्ट में थी बॉल। ठीक है, अब यहाँ आरपी की बात आ रही है। आरपी क्या कहता है कि भाई CIRP चल रही है लेकिन अभी कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ। अब ये कहता है जी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को 66% मेजोरिटी से कि जी इसको लिक्विडेट करो, इस कंपनी में कुछ है तो है नहीं। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस केस में भी लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर देगी। एक्सप्लेनेशन, तो सीओसी भी डिसाइड कर सकती है टू लिक्विडेट, लेकिन कब, बिफोर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। अगर एक बार रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, फिर सीओसी भी ये नहीं कह पाएगी, क्योंकि अप्रूव उसने क्या किया है, अप्रूव रेजोल्यूशन प्लान किया है, तो एक ही चीज अप्रूव कर सकती है ना, या तो रेजोल्यूशन या लिक्विडेशन। तो इस केस में क्या हो रहा है कि बिफोर कंफर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। हाँ जी दीपक जी पूछिए, दीपक रंग जी पूछना चाह रहे हैं कुछ, पूछिए। हाँ आवाज जी आ रही है मेरी? आ रही हाँ आवाज आ रही है? आ रही सर मैं ये जस्ट पूछ रहा था कि ये नेट, ये आपकी वॉइस ना बहुत ब्रेक हो रही है, यार मेरी साइड से इशू है या आपकी साइड से? बाकी दूसरे लोग बता सकते हैं, मुझे पता नहीं क्या इशू। दूसरे लोगों को मेरी आवाज आ रही है या सबको ही आ रही है ऐसे? सर, ठीक आ रही है। आ रही है सर, दीपक जी clear है आप ही की आवाज। साइड से इशू है, यहाँ तो आवाज क्लियर आ रही है। क्लियर है सर आवाज। हाँ वो इनका नेटवर्क गड़बड़ क्लियर है? होगा। हो सकता हाँ है जी मेरी तरफ से इशू होगा फिर। कोई बात नहीं, ठीक है ओके। तो ये हो गया जी, आगे चलते हैं। वैसे मैं जानबूझ के धीरे धीरे बोलता हूँ, उससे क्या होता है अगर कोई बफरिंग भी होती है ना किसी की सिस्टम में, तो वो भी चीज हो जाती है। अगर आप इफ यू स्पीक टू फास्ट तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो जाती है कई सिस्टम्स में। Explanation. For the purpose of this subsection, it is hereby declared that the committee of creditors may take the decision to liquidate the corporate debtor anytime after its constitution. इसका क्या मतलब है कि COC कभी भी लिक्विडेशन का डिसीजन ले सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, एंड बिफोर कंफर्मेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, इंक्लूडिंग एट एनी टाइम बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कौन से सेक्शन में बनाते हैं, सेक्शन 29 में। ठीक है, अपने आप को रिवाइज करते रहना है ऐसे बार बार, है ना, तो उससे क्या होता है चीजें याद हो जाती है। तो कभी भी बिफोर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, बिफोर कंफर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, इंक्लूडिंग एट एनी टाइम बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्योंकि कैसा होता है हर एक चीज में कॉस्ट लगती है, पैसे लगते हैं। कई बार क्या होता है कि आरपी की इंटेंशन होती है इसको खींचे जाओ, अगले को तो महीने की महीने फीस मिल रही है, सीओसी कहती है यार तुम्हें हम ये 5 लाख रुपए महीना तुम फीस ले रहे हो, इस कंपनी में कुछ है नहीं, क्या इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाओगे, ना कोई एसेट्स है ना कुछ है, इसको लिक्विडेट करो। ठीक है, where the resolution plan approved by the adjudicating authority is contravened by the concerned corporate debtor। तो ये डिफरेंट इंस्टांसेस ऑफ लिक्विडेशन बता रहे हैं। पहला क्या बताया, पहला बताया CIRP पीरियड ओवर हो गया, कोई प्लान आया ही नहीं, या जो प्लान आया वो रिजेक्ट हो गया। दूसरा क्या बताया, दूसरा बताया COC कभी भी बिफोर कंफर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, इवन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मे डिसाइड टू लिक्विडेट। तीसरा क्या कहा, तीसरा ये कहा कि रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया लेकिन कॉन्ट्रावीन हो गया बाय द कंसर्न कॉर्पोरेट डेटर। तो अगर किसी ने भी कॉन्ट्रावीन कर दिया, ठीक है, तो एनी पर्सन अदर देन द कॉर्पोरेट डेटर हुज इंटरेस्ट्स आर प्रेजुडिशियली अफेक्टेड बाय सच कॉन्ट्रावेंशन, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये जो प्लान इन्होंने कॉन्ट्रावीन किया, इससे मेरे इंटरेस्ट जो है वो प्रेजुडिशियली अफेक्ट हो गए हैं, तो ही मे मेक एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर ए लिक्विडेशन ऑर्डर। ठीक है, चौथा, on receipt of an application under subsection 3, if the adjudicating authority determines that the corporate debtor has contravened the provisions, it shall pass a liquidation order। तो उस केस में भी ये जो है लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद सब्जेक्ट टू सेक्शन 52 क्या कहता है? 52 टॉक्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में क्या होता है? सिक्योर्ड क्रेडिटर में ऐसा होता है, उनके पास एक सिक्योरिटी होती है, उनके पास दोनों ऑप्शन रहती है, चाहे तो अपनी सिक्योरिटी को बेच करके अपना लोन निकाल ले पैसे, ठीक है, या फिर कह दे कि भाई मैं हम अपनी सिक्योरिटी भी कॉमन हौच पौच में डालते हैं, ठीक है, तो लिक्विडेटर को कह दें, और उस केस में क्या होता है, उनको प्रेफरेंस मिल जाता है 53, ठीक है। बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे 52 में, इतनी मतलब मोटी बात समझ में आ जानी चाहिए 52 क्या कहता है। सब्जेक्ट टू सेक्शन 52, व्हेन ए लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। तो कोई भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। अब सब्जेक्ट टू सेक्शन 52 क्यों बनाया? सब्जेक्ट टू सेक्शन 52 इसलिए बनाया कि भाई उसके पास सिक्योरिटी है, अगर वो अपनी सिक्योरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी सूट फाइल करना चाहता है तो उसको अलाउड है, ठीक है। मान लो सरफेसी में कोई एक्शन लेना चाहे, कोई डीआरटी में एक्शन लेना चाहे तो उसको अलाउड है, ठीक है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर कोई एक्शन ले सकता है इन सेक्शन 52। उसके अलावा लिक्विडेशन ऑर्डर जब पास हो गया तो कोई भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग ना तो वो इंस्टीट्यूट कर सकता, कॉर्पोरेट डेटर, ना उसके अगेंस्ट में हो सकती। अगर कोई करनी भी है कोई सूट या लीगल प्रोसीडिंग, वो लिक्विडेटर करेगा, क्योंकि अब कंपनी जो है वो कंपनी नहीं रही, उसका कैरेक्टर चेंज हो गया। इट इज इन ट्रस्ट, इट इज हेल्ड इन ट्रस्ट बाय द लिक्विडेटर, प्रोवाइडेड दैट अ सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग may be instituted by the liquidator on behalf of the corporate debtor with the prior approval of the adjudicating authority, ठीक है। कई बार क्या होता है लिक्विडेशन के केस में, आज सुबह ही मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि बहुत सारे लोग, ये मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ,